सो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव तो हमारा इस लॉ का ये है कि हम ग्रांट करें लीगल रिकॉग्निशन ट्रांजैक्शंस को, वो भी कौन सी ट्रांजैक्शन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। तो आप यहां लिख लेंगे इलेक्ट्रॉनिक, राइट। ग्रांट करें ट्रांजैक्शन कौन सी, लीगल रिकॉग्निशन कौन सी ट्रांजैक्शन को, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस को। नेक्स्ट है टू गिव लीगल रिकॉग्निशन टू डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, यहां पर DSC लिखा हुआ है, आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया है, इसका फुल फॉर्म आप लिखेंगे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है टू फैसिलिटेट इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अगर CS कर रहे हैं, CMA कर रहे हैं, CA कर रहे हैं, तो हम लोगों को आगे चल करके गवर्नमेंट से कम्युनिकेशन बहुत फ्रीक्वेंटली करना पड़ेगा, है ना। जैसे मैं अगर मान लीजिए मैंने किसी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का डिसीजन लिया, है ना, मान लीजिए मैंने एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जिसको मैं इनकॉर्पोरेट करने जा रही हूं। अब इनकॉर्पोरेशन का सारा प्रोसेस आप मुझे बताओ, या तो रजिस्ट्रार के थ्रू कंप्लीट होगा या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ कंप्लीट होगा, और ये दोनों के दोनों ऑनलाइन मेथड के थ्रू ही पूरा का पूरा काम करते हैं। अब जब ऑनलाइन मेथड के थ्रू काम करते हैं तो आप मुझे बताओ यहां पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ में क्या मेरे पास एक फैसिलिटेशन आ गया है कि नहीं आ गया कि मैं मैनुअल ना जा करके ऑनलाइन सारा का सारा प्रोसीजर अपना कंप्लीट करूं। यस। नेक्स्ट है टू फैसिलिटेट एंड गिव लीगल सैंक्शंस टू इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर बिटवीन बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ओहो, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बीच में जो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है उसको भी लीगल रिकॉग्निशन दे दी गई है। आप मुझे बताइए, आपने अगर पेमेंट किसी को इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू किया, NEFT किया या फिर बैंक ट्रांसफर किया आपने, तो वहां पर क्या आपकी ट्रांजैक्शन को वैलिडिटी देना सही है या नहीं है? यस। और एक तरीके से देखा जाए तो हम लोगों के लिए ये मुनाफा भी है, हमें फैसिलिटेशन मिल गया है कि हम घर बैठे जहां मर्जी बैठे हुए हैं, हमें अपना जो ट्रांजैक्शन है वो इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफर हम कर सकते हैं बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में, राइट। सो यहां पर फैसिलिटेट किया गया और लीगल रिकॉग्निशन दिया गया इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर को। आप फुल फॉर्म लिख लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक, फुल फॉर्म आप मेरे साथ ही नोट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्लियर है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, डन है। नेक्स्ट है टू गिव, अच्छा, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? वैसे तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दोनों आपके ऑलमोस्ट सिमिलर ही काम करते हैं। दोनों को पब्लिक को फंडिंग, मनी लेंड करना, बोरोइंग लेना, इन्वेस्टमेंट करना, ये सब काम होता है। मतलब मनी से रिलेटेड जितना भी काम है, चाहे वो मनी डिपॉजिट करना है, लोन देना है, या फिर जो पैसा है वो लेना है, बोरो करना है, तो ये सभी काम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के होते हैं। लेकिन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दोनों में डिफरेंस होता है। बैंक जो है वो आपका पब्लिक के अकाउंट ओपन करता है, जबकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसा कोई पब्लिक का अकाउंट ओपन करता नहीं है। मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी होते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, आपको रिकॉल होगा शायद। जैसे फॉर एग्जांपल मुथूट फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, ये सब क्या है? ये सब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं। और बैंक RBI, SBI, राइट। तो ये सब क्या है? इलाहाबाद बैंक, ये सब क्या है? आपके बैंकिंग कंपनीज, राइट। सो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ आप इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर भी अब कर सकते हैं, और उसको लीगल कानूनी प्रमाणिकता मिली हुई है, और साथ साथ उसको क्या किया गया है? फैसिलिटेट किया गया है हम सभी लोगों के लिए, हमें एक फैसिलिटेशन प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट है टू गिव लीगल रिकॉग्निशन फॉर कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट बाय बैंकर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स। पता है पहले क्या हुआ करता था? पहले हम लोग जो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स थी वो सब हम मैनुअल नोट किया करते थे, राइट। हम बुक कीपिंग जो करते थे वो मैनुअल किया करते थे। लेकिन आजकल जो है वो आजकल सिनारियो चेंज हो गया है, तो अब हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करने का परमिशन मिल गया। जैसे फॉर एग्जांपल अब कंपनीज हैं, तो कंपनीज को अपना जो डेटा है वो कैसे XBRL के फॉर्मेट में मेंटेन करना पड़ता है। ये एक फॉर्मेट है जो आपको सिस्टम के अंदर में इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करना पड़ता है। और ऐसे ही बैंक के पास भी एक फॉर्मेट होता है जिसमें वो इलेक्ट्रॉनिकली अपने बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी कि अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह हैं, अपने PNL है, बैलेंस शीट है, ये सब चीजें अपनी रिकॉर्ड कर सकता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, राइट। इसको भी लीगल रिकॉग्निशन प्रोवाइड किया गया। सो यहाँ पर आपके सामने मैंने एम और ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दिया है इस चैप्टर का। अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर्स ऑफ द एक्ट। इस एक्ट के फीचर्स क्या क्या हैं देखेंगे।
सबसे पहले है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन मेड लीगली वैलिड। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट को लीगल वैलिडिटी मिली। इलेक्ट्रॉनिकली अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसको भी लीगल वैलिडिटी मिली। मतलब हम सिस्टम के थ्रू या फैक्स के थ्रू हम अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसको भी लीगल वैलिडिटी यहां पर प्रोवाइड कर दी गई। नेक्स्ट है लीगल रिकॉग्निशन टू डीएससी। डीएससी मतलब एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू, ई सिग्नेचर्स आप इनको बोल सकते हो, फुल फॉर्म तो मैंने ऊपर भी लिख दी है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स, ये डीएससी जब आपको मिलेगा ना तो डीएससी कुछ समय के लिए वैलिड होता है। ये वैलिडिटी डिपेंड करती है आपने कितना फीस पे किया है, कितना सब्सक्रिप्शन आपने लिया है। आफ्टर दैट टाइम पीरियड आपको उसका रिन्यूअल लेना पड़ता है, राइट। सो यहां पर डिजिटल सिग्नेचर को क्या मिला, लीगल रिकॉग्निशन मिला। नेक्स्ट है सिक्योरिटी प्रोड्यूस्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड डीएससी। सिक्योरिटी प्रोड्यूस की गई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के लिए। प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स इस लॉ, आपको पता है हर एक लॉ के अंदर में, हर एक एक्ट के अंदर में सेपरेट अथॉरिटीज बिठाई जाती हैं, कुछ ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया जाता है। तो यहां पर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया और उसके प्रोसीजर यहां पर बताए गए कि किस वे से आप एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को अपॉइंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ क्रैट। प्रोविजन फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ क्रैट। क्रैट की फुल फॉर्म आप लिखेंगे, क्रैट की फुल फॉर्म है साइबर रेगुलेटरी अपैलेट ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है। क्वासी जुडिशियल बॉडी मतलब कि एक ऐसी अथॉरिटी जो पर्टिकुलर एक्ट के अंदर स्टैब्लिश की गई है और उसी एक्ट से रिलेटेड डिस्प्यूट्स के लिए डील करती है। जैसे फॉर एग्जांपल कंज्यूमर फोरम सिर्फ कंज्यूमर एक्ट से रिलेटेड केसेस से ही डील करती है, वैसे ही यहां पर क्रैट जो है वो एक अपील की बॉडी है। ये एक ट्राइब्यूनल है, सिर्फ और सिर्फ साइबर लॉ की केसेस से ही डील करता है। और अगर कोई अपील है साइबर लॉ से रिलेटेड तो वो अपील आप क्रैट के पास ले जा सकते हैं। फुल फॉर्म है साइबर रेगुलेटरी अपैलेट ट्राइब्यूनल। नेक्स्ट है आपके सामने अच्छा, क्रैट को एस्टैब्लिश करने के प्रोविजन भी यहां पर बताए गए थे। एस्टैब्लिश क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट बॉडी है, राइट। एक लॉ के अंदर में इसको एक जुडिशियल बॉडी बिठाया गया है और डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है ये। नेक्स्ट है अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कंट्रोलर और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कैन बी मेड टू कैट। देखो, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को आपने कंप्लेन फाइल की है ना, प्रोसीजर कैसे होता है, कंप्लेन गई एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को, मैं एओ लिख रही हूं उसको, ठीक है, या फिर किसके पास गई है, कंट्रोलर के पास। अगर आप इन दोनों से डिससेटिस्फाई है तो आप अपील कहां कर सकते हैं, अपील आप कर सकते हैं कैट के पास। कैट मतलब ये कैट एनिमल नहीं है, ये कैट आप ये मत सोचना कि मैडम वो कैट आप वो बता रहे हो जो एनिमल होता है, नहीं, एनिमल नहीं होती कैट, ये साइबर अपैलेट ट्राइब्यूनल है। आप फुल फॉर्म लिख लेंगे इसकी, साइबर अपैलेट ट्राइब्यूनल, राइट, साइबर अपैलेट ट्राइब्यूनल। डन है, आप अपील कर सकते हैं किसको, साइबर अपैलेट ट्राइब्यूनल को। नेक्स्ट आपके सामने है अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ कैट आर टू बी मेड इन हाई कोर्ट। लो जी, यहां के ऑर्डर से भी अगर आप डिससेटिस्फाई हुए तो किसको अपील कर सकते हो, हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट को अपील कर सकते हो, राइट। हाई कोर्ट से भी डिससेटिस्फाई हो तो आपका कुछ नहीं हो सकता, फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, है ना। नेक्स्ट आप देखेंगे डिजिटल सिग्नेचर आर टू बी इफेक्टेड बाय यूज ऑफ सिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम एंड हैश फंक्शन। पता है इलेक्ट्रॉनिक चीज का यूज डिफरेंट वे में होता है, या मैं आपको थ्योरेटिकल पढ़ा तो दूं, लेकिन आप प्रैक्टिकल जब करने बैठेंगे तो प्रैक्टिकली इसका कुछ और ही इंप्लीकेशन आपका निकल करके आता है, क्योंकि प्रैक्टिकल यूजेज करना एक डिफरेंट थिंग होती है ना। बट फिर भी मैं आपको बताऊंगी क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। तो डिजिटल सिग्नेचर हैं वो इफेक्टिव कैसे होते हैं, जब आप सिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम होता है, एक सिस्टम होता है सिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम और हैश फंक्शन जिसमें प्राइवेट की और पब्लिक की होती है, इनको आप अगर यूज करते हो ना तो उसके थ्रू आपका जो डिजिटल सिग्नेचर है वो इफेक्टेड होता है, राइट।
सो यहाँ पर आप हैश फंक्शन के साथ साथ में प्राइवेट की और पब्लिक की भी आप लिख सकते हैं, प्राइवेट की एंड पब्लिक की, राइट। नेक्स्ट आप देखेंगे प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ CCA to license. Provision has been made for appointment of CCA to license and regulate the working of certifying authorities. देखो प्रोविजन किसके अपॉइंटमेंट के लिए बनाए गए? CCA के लिए, टू लाइसेंस देने के लिए और रेगुलेट करने के लिए वर्किंग ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। वर्किंग ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज मतलब सर्टिफाइंग अथॉरिटीज का जो वर्क है उसको रेगुलेट करना है और साथ साथ में अपॉइंटमेंट के प्रोविजन यहां पर बताए गए CCA को लाइसेंस देने के लिए, राइट। CCA क्या है? फुल फॉर्म लिखेंगे CCA, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग authorities, controller of certifying authorities, right। नेक्स्ट है द कंट्रोलर इज टू एक्ट एज रिपोजिटरी ऑफ ऑल DSC। कंट्रोलर कौन होता है? रिपोजिटरी होता है जो स्टोर करके रखता है सारे डिजिटल सिग्नेचर को, जो स्टोर करके रखता है ना उसको रिपोजिटरी बोलते हैं, राइट। रिपोजिटरी का मतलब होता है जब भी कोई किसी भी चीज को स्टोर करके रखे, और यहां पर बोला गया DSC मतलब DSC को जो स्टोर करके रखेगा यहां पर रिपोजिटरी उसको बोला गया है। द कंट्रोलर इज टू एक्ट एज रिपोजिटरी ऑफ ऑल डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट मतलब जो कंट्रोलर होगा वो क्या करेगा? वो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को स्टोर करके रखेगा अपने पास, राइट। उसका रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा। एक्ट अप्लाई किया जाता है उन ऑफेंसेस पे या कॉन्ट्रावेंशन पे जो ऑफेंस कमिट किए गए हैं आउटसाइड इंडिया के अंदर में, राइट। आउटसाइड इंडिया पे भी तो क्राइम, आप आउटसाइड इंडिया के अंदर में फंडिंग ट्रांसफर करके भी तो क्राइम कोई भी पर्सन कर सकता है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये एक्ट वहां भी अप्लाई होता है। नेक्स्ट है सीनियर पब्लिक ऑफिसर एंड अदर ऑफिसर हैव गिवन पावर टू एंटर एनी पब्लिक प्लेस विदाउट अरेस्ट वारंट मतलब जो सीनियर पब्लिक ऑफिसर है और अदर ऑफिसर्स हैं उनको पावर दी गई कि वो पब्लिक प्लेस पे बिना अरेस्ट वारंट के एंटर करके इंस्पेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोविजन हैव बीन मेड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रैक टू एडवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कंट्रोलर मतलब यहां पर प्रोविजन बनाए गए किसको कॉन्स्टिट्यूट करने के? क्रैक को, जिससे कि वो एडवाइस कर पाए सेंट्रल गवर्नमेंट को और कंट्रोलर को। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इसी काम पे लगी रहेगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट काम क्या करेगी, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट को और कंट्रोलर को एक एडवाइजरी कमेटी बिठाई गई जो एडवाइजरी कमेटी टाइम टू टाइम एडवाइस करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी एडवाइस को सुन करके उस पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करती है, राइट। तो ये क्रैक की फुल फॉर्म है साइबर रेगुलेशन एडवाइजरी कमेटी, राइट। साइबर रेगुलेशन एडवाइजरी कमेटी। अब बात है एप्लीकेबिलिटी एंड नॉन एप्लीकेबिलिटी की मतलब ये एक्ट कहां कहां एप्लीकेबल होता है और कहां एप्लीकेबल नहीं होता है। एप्लीकेबिलिटी है होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर मतलब ये एक्ट पूरे इंडिया पे जम्मू एंड कश्मीर को मिला करके इंक्लूड होता है, एप्लीकेबल होता है। नॉन एप्लीकेबल कुछ जगह एप्लीकेबिलिटी नहीं आती इसकी, जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट चेक। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट पे ये जो एक्ट है वो अप्लाई नहीं होता। उसका कारण है क्योंकि वो हमेशा मैनुअल बनते हैं, स्टैंपिंग होनी चाहिए, तो वो मैनुअल है तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में तो हो नहीं सकता। अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड में नहीं हो सकता तो आप खुद सोचिए क्या वो यहां पर आएगा? नहीं, एक्सेप्ट चेक। लेकिन चेक के ऊपर में ये वाला एक्ट अप्लाई होगा आपका, राइट। नेक्स्ट है पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी भी आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो मैनुअल होता है, दैट इज वाई यहां पर भी नहीं होगा आपका। पावर ऑफ अटॉर्नी क्यों यूज की जाती है? वैसे वर्ड आया है तो मैं आपको क्लैरिफाई कर ही दूं। पावर ऑफ अटॉर्नी तब यूज की जाती है जब आप किसी को कुछ पावर देते हैं कुछ काम करने के लिए, एक स्पेसिफिक वर्क करने के लिए आप किसी को अगर कोई पावर दे रहे हैं तो उसको कोई भी पावर अगर देनी है तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू ही आप दे सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट अगर क्रिएट होती है तो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट बनता है ट्रस्ट डीड और वो डॉक्यूमेंट भी मैनुअल बनता है, तो इसीलिए यहां पर भी ये एक्ट आपका अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट है एग्जीक्यूशन ऑफ विल। विल को भी तो रजिस्टर करवाना पड़ता है हमें, वसीयत,
वसीयत को भी रजिस्टर करवाना पड़ता है। तो वसीयत अगर क्रिएट कर रहे हो तो वो भी आपका कभी भी मैनुअल नहीं होती, क्योंकि अगर उसको मैनुअल होती है हमेशा, उसको इलेक्ट्रॉनिक अगर आप कर दोगे तो वो फिर सीक्रेसी वाला जो पॉइंट होता है वो यहां से रिमूव हो जाता है, राइट। नेक्स्ट है एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ कन्वेयंस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर आप सेल कर रहे हैं और सेल डीड के कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर हो रहे हैं तो वहां पर भी ये आपका लॉ अप्लाई नहीं होता है, साइबर लॉ। नेक्स्ट है एनी अदर डॉक्यूमेंट नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन गेजेट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गेजेट के अंदर में अगर कोई भी अदर डॉक्यूमेंट नोटिफाई कर रखा है कि ये यहां पर साइबर लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, तो वहां भी साइबर लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये सब आज की क्लास में हमने डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ और आगे के टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।